Hello everybody. Today I am going to explain a chapter number 7, that is the conservation of plants and the animals. See the question number 1, it is a fill in the blanks. See the question A place where animals are protected in their natural habitat is known as the wildlife sanctuary. Okay, you will fill here wildlife sanctuary. Okay, next B is the species found only in a particular area is known as endemic species. Endemic species. Okay, next C is the migratory birds fly to far away places because of climatic changes. तो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो है बर्ड्स माइग्रेट होती हैं. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. सी क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स. आपको दो चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट करना है. पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है. और ये डिफरेंस आपका क्या होगा, पहला आप देखें यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एन एरिया प्रोटेक्टेड फॉर एनिमल्स वेयर एनिमल्स कैन लिव in their natural habitat is known as wildlife sanctuary. In these sanctuaries, hunting, poaching, grazing, felling trees etc. are strictly prohibited. यानी इस प्रकार के एरियाज में इलीगली पोचिंग या हंटिंग यानी शिकार करना वो मना होता है. ठीक, नेक्स्ट देयर आर अबाउट 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया. भारत में लगभग 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. जबकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको आप देखें, एन एरिया विच इज़ कंजर्व टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व. अब बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसिस्टेड ऑफ मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक सेंचुरीज, नेशनल पार्क, लेक्स, माउंटेन एट्सेट्रा. ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें कई नेशनल पार्क या सेंचुरीज ये आपके इंक्लूडेड होते हैं. ठीक, देयर आर 15 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. भारत में कुल 15 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हाउ मेनी नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. तो ये आप याद रखिएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द जू एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल हैबिटेट. आर्टिफिशियल मीन्स कि मैन मेड हैबिटेट तैयार किया जाता है, वहाँ पर एनिमल्स को प्लेस किया जाता है. और सेकेंड पॉइंट, द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू एंड दे आर स्प्रेड इन स्मॉल एरियाज. पब्लिक को दिखाने के लिए उन एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज में और वो एक स्मॉल एरिया में ही रहते हैं. जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, पहला पॉइंट देखें, इट इज़ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन नेचुरल हैबिटेट. ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जानवर अपने नेचुरल प्लेस में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. सेकेंड पॉइंट, द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इन वेरी लार्ज एरियाज. द एरियाज आर प्रोहिबिटेड फॉर हंटिंग, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज. बहुत ही बड़े एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे वो नेचुरली जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर रहते हैं और इलीगली पोचिंग या हंटिंग या पेड़ों को काटना वहाँ पर मना होता है. ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. तो इंडेंजर्ड में आपको बता दूँ, दोज स्पीसीज आर वेरी few in number known as the endangered species and those are extinct or exist is known as the extinct species. जिन स्पीसीज़ की संख्या बहुत कम है जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, तो ये आपकी इंडेंजर्ड कहलाती हैं. और जो स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़. तो पहला देखिए आप, द स्पीसीज़ विच आर एट verge of extinction and which are required to be protected and conserved are known as endangered species. ठीक, जो खत्म होने की कगार पर हैं, बहुत कम संख्या है, उन्हें इंडेंजर्ड कहते हैं.
और एक्सटिंक्ट क्या होता है, द स्पीसीज विच नो मोर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ आर नोन एज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जो अब इस अर्थ पे नहीं है, गायब हो चुकी हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। तो ये आपका इंडेंजर्ड का एग्जाम्पल्स है, टाइगर, वाइल्ड बफेलोज, और ये डायनासोर आपका जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस इज द फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा इज अ प्लांट वेयर एज फना इज अ एनिमल। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में इसकी डिफिनीशन है, ऑल प्लांट्स लाइफ अक्रिंग in an area is known as flora, okay, and in a fauna all animals life occurring in an area is known as fauna। ठीक, ये आपका जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सभी फ्लोरा होते हैं। और यहाँ पे दिया गया है चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डॉग, बार्किंग डियर, चीतल, लिपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये सब आपके फाना हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी हियर, डिस्कस द डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट। यानी कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स पर डिफॉरेस्टेशन, और हम सभी जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटा जाएगा। तो नीचे जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे क्या असर पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा, विलेज और सिटीज़ पे क्या पड़ेगा, अर्थ और नेक्स्ट जनरेशन पर डिफॉरेस्टेशन का क्या असर होगा, इसको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, पहला आपका है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखें, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल इज डिस्ट्रॉयड बाय डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ काट देंगे तो नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा। विदाउट द नेचुरल हैबिटेट द एनिमल्स आर लेफ्ट with no place to live and breed. As a result of this many animals are the verge of extinction, विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इन्वायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड इट गेट्स accumulated in the atmosphere. It has an adverse effect on the ecosystem. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट विलेज पे क्या असर होगा, द रूरल एरियाज लार्जली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, फ्रूट्स, वुड एट्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड द रिसोर्सेज एंड द uninhabited animals are also danger for the villagers। जो एनिमल्स होते हैं वो गांवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि गांवों में लकड़ी या फ्यूल वगैरह जो है वो पेड़ों से ही आता है। ठीक, नेक्स्ट सिटीज़, शहरों पे क्या असर होगा, सिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सीधा असर नहीं पड़ेगा, बट the changes in the climate result in calamities like flood, drought which affect the cities also, it also lead to global warming। सीधा असर तो नहीं होता है, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका असर जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस पे होगा, उसकी वजह से फ्लड हो सकता है, सूखा हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी बहुत तेज़ी से होगी। ठीक, नेक्स्ट अर्थ। अब ओवरऑल अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पर आपका जो है क्लाइमेटिक चेंजेस होगा, इसकी वजह से बहुत से नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। ठीक, इसमें देखें, डिफॉरेस्टेशन हैज़ कन्वर्टेड द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड किस में चेंज हो जाएगी, डेजर्ट में। द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यही चीज़ ऊपर भी बताया गया है। द climate of the earth has been changed due to the deforestation। अर्थ का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब इसमें देखें, डिफॉरेस्टेशन हैज़ अफेक्टेड आवर क्लाइमेट वेरी मच। मैनी स्पीसीज आर एट द वर्ज में होता है कगार पर, of extinction because of deforestation and some species are already extinct. The next generation may not be able to see many beautiful
and attractive fauna and flora. It may have to suffer from the effect of global warming, no fuel and no paper. तो नेक्स्ट जनरेशन होगा, पेड़ इसी प्रकार से कटेंगे तो पेपर की कमी हो जाएगी, पेपर समाप्त हो जाएगा, फ्यूल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फ्लोरा और फना है ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन उन्हें देख नहीं पाएगी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये भी कह रहे व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ है, क्लाइमेटिक चेंजेस होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, फ्लड आएगा, ड्रॉट आएगा। ठीक, अब ये देखिए आप इसमें, इफ़ वी गो ऑन ट्रीज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीजेज। ठीक, बरसात कम होगी और जो है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। एंड द चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज विल इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा मौसम परिवर्तन होगा। इट विल आल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विच विल रिजल्ट इन फ्लड्स, एनिमल्स लाइफ विल आल्सो अफेक्टेड। फ्लड आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट होगी। नेक्स्ट इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। हैबिटेट में होता है आवास, तो एनिमल्स का आवास अगर छेड़ दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, तब क्या होगा, द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स विल बिकम डिफिकल्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज डिस्टर्ब्ड, they will not have any space to live and to breed. As result, they will not survive, and also because of scarcity means kami of food, the animal have started wandering means घूमना nearby villages and targeting domestic animals as their prey. तो खाने के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स को चूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर उनके नेचुरल हैबिटेट को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो जंगलों से निकलकर वो अगल बगल के सिटीज़ में या विलेजेस में जाकर घूमेंगे, तो इससे इंसानों को या किसी भी डोमेस्टिक एनिमल्स को शिकार कर सकते हैं। ठीक, प्रेमिस होता है शिकार। नेक्स्ट, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। अगर ऊपर की लेयर मिट्टी की एक्सपोज में हटा दी जाएगी तब क्या होगा, तो इसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो इसमें आप देखें क्या होगा, इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड इट विल वॉश अवे विद वाटर, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर विल ग्रेजुअली कन्वर्टेड द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। मोर ओवर द सॉइल वॉश्ड अवे with water will be deposited in the river bed, resulting in decreasing the depth of river. The chances of flood will increases many folds. तो अगर सॉइल इरोजन होगा यहाँ पर या सॉइल एक्सपोज्ड होगा तो वो वाटर के साथ बह जाती ऊपर की लेयर, और बह जाएगी तो धीरे धीरे जो सॉइल होगी वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, साथ ही साथ जो सॉइल होगी वो नदियों में उनके बॉटम पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, इससे नदियों की गहराई कम हो जाएगी और फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। अब आपको ब्रीफ में कुछ आंसर्स देने हैं। पहला आंसर है वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, प्लांट्स, इन्हें क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो इसका आंसर देखें, वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर द एनवायरनमेंट। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू सेव इट फॉर बिकम एक्सटिंक्ट। बायोडाइवर्सिटी खत्म ना होने पाए, समाप्त ना होने पाए, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है, इसलिए इसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। वाई, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क ये बनाए जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये आज भी एनिमल्स के लिए जो है वो सुरक्षित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आज भी इलीगली पोचिंग या हंटिंग होती है। तो इसमें आप देखें, सेकेंड, प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बिकॉज पोचर्स मीन्स होता है शिकारी, पोचर्स हैव फाउंड एक्सेस इन दीज एरियाज एंड किलिंग एनिमल्स। देयर इज़ अ नीड टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट पोचिंग एंड
ट्रीज पासिंग। तो सख्त नियम बनाने की ज़रूरत है जिससे कि इन एरिया से पेड़ ना कटने पाएँ और साथ ही साथ जो है वो शिकार ना होने पाए जानवरों का। नेक्स्ट, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। ट्राइबल्स में होता है आदिवासी। कुछ आदिवासी जंगलों पर ही डिपेंड होते हैं। क्यों? तो आदिवासी हैं, जंगल में रहेंगे, उसी जंगल से उनको फूड मिलता है, उसी जंगल से उनको क्या मिलता है? शेल्टर, और उसी से उनको फ्यूल मिलता है। तो इसलिए टोटली डिपेंड होते हैं। तो अब देखें इसमें आंसर क्या होगा। सम ट्राइबल्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द जंगल फॉर देयर फूड, फ्यूल, वुड, शेल्टर। शेल्टर में होता है आवास, शेल्टर एट्सेट्रा। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन देम। ये फॉरेस्ट में रहते हैं, उसी से फूड लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, वुड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, और इसीलिए टोटली उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जो है वो पेड़ों को काटा जाएगा। तो क्यों काटा जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो शहरों का विकास और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, यानी कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों ही मेन कारण होते हैं। तो इसका हम आंसर देखते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, यानी शहरों का विकास, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण। नीड फॉर मोर लैंड एंड रिसोर्सेज हैव लेड टू द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। The consequence of deforestation are desertification and natural calamities. It has also rendered many species of plants and animals unprotected and unconserved. तो ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जंगलों को भारी मात्रा में काटा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक। मैं आपको रेड डाटा बुक ऐसे नेचुरली समझा दूं कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक इज़ अ बुक विच कीप्स ऑल द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड द स्पीसीज। एक किताब होती है जिसके अंदर जितने भी इंडेंजर्ड और एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें देखिए क्या है ये। रेड डाटा बुक्स keeps the record of all endangered animals and plants. Different record books are maintained for endangered animals and endangered plants. तो endangered animals के लिए अलग बुक होती है, endangered plants के लिए अलग बुक होती है, और दोनों को ही रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड मीन्स होता है खतरा, वो लाल कलर की नहीं होती है। रेड मीन्स होता है खतरा, तो जो खतरे में हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसी बुक बनाई जाती है, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 5th F। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? तो माइग्रेशन टर्म मैं आपको सिंपली बता दूं यहाँ पर क्या चीज़ होता है। माइग्रेशन क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो बर्ड्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं ब्रीड करने के लिए। ठीक, इसे ही हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो देखें, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग and specific purpose for some species of birds and animals move from their habitat to some other habitat. The birds moves to far away areas every during of a particular time because of climatic changes and return to their original habitat after some time. This periodically of some species is known as the migration. तो कुछ बर्ड्स होती हैं या एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं क्लाइमेटिक चेंज के द्वारा, उसे ही हम माइग्रेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज एंड बीइंग कंटिन्यूअली कट, it is justified to cut trees for such projects. Discuss the prepare a brief report. आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट बनानी है और ब्रीफ रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जो पेड़ काटे जाते हैं फैक्ट्रीज़ के लिए या घर बनाने के लिए, तो क्या ये सही है या गलत है, इसको आपको जो है वो मेंटेन करना है। तो ये आपके एक रिपोर्ट है, ये आप चाहें तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं या अपने मन से लिख सकते हैं कि नहीं ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। इसके लिए आपको
पेड़ों को लगाना भी ज़रूरी होता है। तो इसमें आप देखिए जल्दी से, द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज and for shelter trees and being continually cut. If we have to retain our green wealth for generation, plantation of more trees is the only option. Cutting of trees can only be justified when reforestation is done. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. The trees planted should be of the same species that are generally found in the forest. We should plant as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the land is left undisturbed, the forest will establish itself over a period of time. If we damage our forest to such an extent that is difficult to retain the green wealth for our future generations, so it is very important to plant more trees and to find out way to recycling and restoring our नेचुरल वेल्थ। तो कह रहे हैं कि अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो रिफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए, यानी कि पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, जिससे कि कुछ समय के बाद वो पेड़ जंगलों का रूप ले लेंगे और इससे हमारे इस अर्थ पर पेड़ों की कमी नहीं होगी और इससे हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो चलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप इसमें, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपको खुद कहने का मतलब है कि आपकी लोकेलिटी में किस प्रकार से पेड़ों की मात्रा अच्छी बनी रहे, ग्रीन लोकेलिटी बनी रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो आप पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि पेड़ों को काटा ना जाए, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाया जाए। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा आप उसे ही लिखें, ठीक, आप अपने मन से भी कर सकते हैं पॉइंट वाइज। लेकिन क्या है इसमें देखिए आप, द ग्रीन वेल्थ ऑफ द लोकेलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रेसिडेंस. We should grow more and more plants in the locality. The resident should work together to conserve the green belt of the locality. Also, they should be taught about the consequence of deforestation and global warming. I plant trees in my locality. I also teach the small children and encourage the slogan, "One man, one tree" every year, so that every resident plants at least one tree in a year and takes care of it. तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि एक आदमी एक पेड़ एक साल में लगाए। तो ऐसे जितने भी रेजिडेंट्स होंगे, जितने भी नागरिक होंगे, एक साल में एक पेड़ को लगाएंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो तेज़ी से बढ़ता रहे। तो इससे आपके लोकेलिटी में जो है वो पेड़ों की मात्रा अधिक रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन पेड़ों के अधिक मात्रा में कटने से, जंगलों के साफ होने से रेनफॉल कम कैसे होती है, इसको आप देखें। प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead the global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increases in temperature of the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. अगर पेड़ कटेंगे, अधिक मात्रा में जंगल काटे जाएंगे, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो ये वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी रेनफॉल कम हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप। इसमें आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन देखिए लिखा है कि अपने हिसाब से खुद करना है। तो आपके स्टेट्स में, यानी कि आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में,
तो उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो देयर इज़ 15 नेशनल पार्क्स। तो ये आपको खुद करना है, 15 नेशनल पार्क्स हैं। और एक मैप लेना है यहाँ पर आपको स्टेट का, इसमें यूपी, और यूपी में आपको जो है ये बताना है कि किस किस एरिया में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, वाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव अ पेपर। पेपर क्यों बचाना चाहिए, और आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसके द्वारा आप पेपर को बचा सकते हैं। तो पेपर पेड़ों से बनता है, अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो इनडायरेक्टली हम पेड़ों को भी सेव करते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज कम हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम पेड़ों को सुरक्षित कर सकते हैं, पेड़ों को हम यहाँ पर बचा सकते हैं? तो देखिए, पेपर इज़ यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ, थाउजेंड ऑफ ट्रीज आर कट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पेपर। ठीक, अभी मैंने आपको बताया, इफ़ द ट्रीज आर बीइंग कट फॉर पेपर, देयर मे बी one day we will be left with no trees. So paper should be saved and should be intelligently. The ways by which we can save paper are. तो अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटते रहेंगे पेपर बनाने के लिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ नहीं रहेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? वी शुड रिसाइकिल द वेस्ट पेपर, हमें वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड नॉट लिटर पेपर हियर एंड देयर, हमें पेपर को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए कूड़े की तरह। नेक्स्ट, पेपर शुड बी सेंट थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर रिसाइकलिंग, एक प्रॉपर चैनल होता है रिसाइकलिंग के लिए, तो हमें उसी चैनल का यानी उसी माध्यम का प्रयोग करना चाहिए पेपर की रिसाइकलिंग के लिए। नेक्स्ट, वी शुड नॉट टीयर आवर ओल्ड बुक्स एंड डोनेट इट टू पुअर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन रीयूज दोज बुक्स, हमें पेपर के बुक्स के पन्नों को नहीं फाड़ना चाहिए, और हो सके तो गरीब बच्चों को या जिनको ज़रूरत है हमें अपनी पुरानी किताबें उनको दे देना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग वो कर सकें। नेक्स्ट, वी शुड इनकरेज बाइंग रिसाइकिल्ड पेपर प्रोडक्ट, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि रिसाइकिल्ड पेपर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड टेकिंग पेपर बैग्स फॉर द शॉप, इंस्टेड वी शुड कैरी जूट बैग्स, हम मार्केट में जाते हैं किसी सामान को लेने, तो जो दुकानदार होता है वो हमें पेपर के इन्वेलप में, पेपर के थैले में सामान दे देता है, तो हमें इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जूट के बने हुए बैग्स हमें घर से ले जाने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अ क्रॉस पजल, ये आपको पजल है, इसे आपको नहीं करना है। ठीक, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। For that, the exercise of the chapter number 7 has been completed. Okay, have a good day.